हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर का दूसरा वीडियो है जिसमें इसका स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि हम लोग ये सारा कुछ क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या जरूरत है। एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के जरिए हमें क्यों जरूरी है कि हम एम्प्लॉयमेंट और इससे जुड़ी समस्याओं को देखें। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे, इन्हीं को व्यवस्थित तरह से लिख दिया है। पहला पॉइंट क्या है कि देश में रोजगार की प्रकृति क्या है और उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन सबको भी समझना, उसकी गुणवत्ता कैसी है इसको समझना। साथ में दूसरा जो पॉइंट था वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ था, मानव संसाधन के उपयोग की योजनाएं बनाना कि किस तरह की एजुकेशन हो, किस तरह का स्किल्स दिए जाए लोगों को, कहाँ कहाँ पर ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ पर जॉब देना और किस दिशा में काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों को प्लान करना। अच्छा, ये पॉइंट एक तीसरा था कि अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं, बहुत सारे उद्योग हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, क्षेत्रक हैं, उनका राष्ट्रीय आय में, टोटल जीडीपी में या जीएनपी में या नेशनल इनकम में, अब राष्ट्रीय तो नेशनल इनकम हो गई, लेकिन उन तीनों में क्या क्या अंतर होता है हम लोग ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कक्षा 12 में। तो उसमें क्या योगदान है, कौन सा, उससे क्या समझ आता है कि कौन सा सेक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्टर में अगर ये चीज हो गई तो इतने लोगों का नुकसान हो जाएगा, या ये चीज कर दे तो इतने सारे लोगों को जॉब मिल सकता है, इतने लोगों का फायदा हो सकता है, तो उसको भी समझना। और साथ में एक और चीज है एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई जिसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपको उस काम के बदले कितने पैसे मिलेंगे, ये कैसे डिसाइड होता है। तो मार्केट फोर्सेस से होता है, जिसकी सप्लाई कितनी, किसकी डिमांड कितनी है। मार्केट फोर्सेस को छोड़ करके भी बहुत सारी जगह पर नेटवर्किंग है, आप इन लोगों को जानते हैं, आपका कॉन्टेक्ट किससे है, आपने किससे बात कर ली, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो भी मिलकर के मजदूरी दर या फिर आपकी आय कितनी रहेगी, आमदनी कितनी रहेगी, ये सब निर्धारित करते हैं। और ऐसी स्थिति में जो हमारे समाज का सीमांत वर्ग है, जो मार्जिनल लोग हैं, मार्जिनल समझते हैं, जो एकदम हाशिए पर हैं समाज के, जिनकी आर्थिक स्थिति कम अच्छी है, शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके आपस में कनेक्शंस, और बड़े बड़े लोगों का मतलब है ऐसे नहीं कि बहुत बड़े लोग हैं या कुछ महान लोग हैं, बड़े बड़े लोगों का मतलब जो आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत लोग हैं, उनके साथ उनका कनेक्शन अच्छा तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो हर तरफ से हाशिए पर हैं। जो भी सोशल पैरामीटर्स हैं, जैसे शिक्षा कितनी है, आमदनी कितनी है, बाकी कुछ उनके पास ऐसा हो जिसको समाज बहुत अप्रिशिएट करता हो, जब ऐसे लोगों के पास ये सारी चीजें नहीं होती है तो उनका काफी बुरी तरह से आर्थिक शोषण हो रहा होता है। और आर्थिक शोषण से ही सामाजिक शोषण भी लिंक्ड हो जाता है कई बार। तो आर्थिक शोषण उनका हो रहा है, उसको कैसे बचाया जा सके, उनकी कैसी स्थिति है, उनको कैसे बेहतर किया जा सके, ये सारा समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीमांत वर्गों के लिए, और ऐसे ही और भी एक डिप्रेसिंग टॉपिक आता है चाइल्ड लेबर का, बाल श्रमिकों का। तो बाल श्रमिकों का शोषण चल रहा है। बाल श्रमिकों का बहुत सारे यूपी में ईंट के भट्टे होते हैं, और ईंट के भट्टों पर बहुत सारे परिवार पूरे पूरे काम कर रहे होते हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चों को भी काम पर लगा देते हैं, और उन परिवारों में काम करने वालों को पूरी सैलरी भी नहीं देते हैं। जो मेहनताना दिया जाना चाहिए वो देते भी नहीं है, बच्चों को तो कुछ भी नहीं देते, थोड़ा सा खाना दे देते रात में। और इस तरह की चीजों में अब बच्चे को तो पता नहीं कि उसके काम की कितनी वैल्यू है, और उसको उसके काम की वैल्यू के बदले कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, किस स्तर तक हो रही हैं, और आर्थिक शोषण की वजह से किस तरह से बहुत सारे लोगों का जीवन भी बर्बाद किया जाता है, तो वो सारी चीजें भी समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये हम लोगों का एक तरह से लास्ट वीडियो का ये टॉपिक था जिसको थोड़ा व्यवस्थित करके देख लिया। अब इसी चैप्टर को आगे करते हैं। वर्कर्स और एम्प्लॉयमेंट की बात करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। दुखद है कि एनसीईआरटी बुक में गलत दे रखा है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही किताबों में गलत दे रखा है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो इंग्लिश बुक्स हैं उसमें गलती नहीं होती है, हिंदी बुक्स में रहती है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्चुअल लेवल पर गलती है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। बुक में ये पोर्शन गलत है। क्या पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? ठीक है। अच्छा, होता क्या है, जीडीपी बहुत आसान है, एक बार ही समझिए और फिर कभी गलती मत करिएगा। आगे आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी कक्षा 12 में यूज होगा, और अभी भी जनरल स्टडीज के भी पेपर्स आते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए कोई देश है, मान लीजिए कोई देश है, उसका ये ऐसा मैप है अमीबा जैसा। ठीक है, अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, कुछ भी हो सकती है। अब इस देश के अंदर जो कुछ भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने क्या बोला है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अंतिम वस्तु एवं सेवा, इनका जो भी उत्पादन हुआ किसी एक टाइम पीरियड में, नॉर्मली हम लोग एक साल लेते हैं, तो किसी एक साल के अंदर इस देश के अंदर जो भी अंतिम वस्तु है, अंतिम वस्तु का मतलब क्या होता है? किसान है, किसान ने कपास उगाया,
कपास उगाने के बाद से वो टेक्सटाइल मिल्स में गया, ठीक है, विद्युत हथकरघा, वो करघा डिपार्टमेंट्स रहते हैं ना, डिपार्टमेंट्स ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर टेक्सटाइल मिल्स में वो कपड़ा बन जाता है कपास से। और फिर उस कपड़े के बाद से एक टेलर आया, टेलर ने उसको काटा वगैरह, ठीक किया, उसके बाद से आपके लिए शर्ट बना दी। तो ये जो शर्ट है, शर्ट मान लीजिए आपको मिल रही है 1200 रुपए की, ठीक, और ये सारा काम आपका एक ही साल में हुआ, ठीक। तो अभी क्या हुआ, जो फाइनल गुड है ना, वो कपास भी तो शर्ट में लगा है। आप कपास की कीमत अलग से जोड़ लो, उसके बाद से टेक्सटाइल मिल में जब वो धागा बन करके तैयार हुआ था तो उसको आपने अलग जोड़ लिया, फिर धागे से थान बनाया गया था, बुना गया था, उसको आपने अलग जोड़ लिया, उसके बाद से उसको ट्रांसपोर्ट किया गया था, उसको आपने अलग काउंट कर लिया, फिर जो शर्ट बनकर के आई उसको आपने अलग काउंट कर लिया। अगर आप इन सबको अलग अलग करके काउंट कर लोगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, आप एक ही चीज को बहुत बार गिन रहे होगे, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो अंतिम बोर्ड होता है उसको गिन रहे होते हैं, और उसमें सबका हिस्सा है। अब वो 1200 की शर्ट है, उसमें जो दुकानदार बेचने वाला है उसका भी हिस्सा है, उससे पहले जो उसका होलसेलर था उसका भी हिस्सा है, उसके पहले जो फैक्ट्री बनाया उसमें भी उसकी वैल्यू का एडिशन है, ऐसे किसान का भी एक हिस्सा है। तो उसमें किसान का कितना हिस्सा है वो हम अलग से निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे किसान के हिस्से को अलग से जोड़ दें। अलग से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा जोड़ लिया जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, डबल क्या ट्रिपल और उससे भी ज्यादा हो जाएगी, क्वाड्रुपल, और ज्यादा काउंटिंग आप करते चले जाओगे। तो होता क्या है कि हम लोग इसीलिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की बात करते हैं जब हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि डबल काउंटिंग या उससे भी ज्यादा बार बार आप एक ही चीज को काउंट ना कर ले जाओ। तो उससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेटेड जीडीपी दिखेगी जो वास्तव में है नहीं। जैसे गुब्बारे में हवा भर दो, फुस से कर दो तो एकदम से पिचक जाता है, तो सॉलिड नहीं रहेगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की बात करते हैं, ठीक है। वस्तुएं एवं सेवाएं कर दीजिए, चलो वस्तुएं लिख दिया मैंने। अब होता क्या है कि जो भी किसी देश में एक साल के अंदर जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवा बनी, उन सारी वस्तुओं की हमने मॉनेटरी वैल्यू जोड़ दी। क्या मॉनेटरी वैल्यू मतलब मौद्रिक मूल्य जो था, कितने कितने रुपए की कौन कौन सी चीजें हैं, वो जो कीमत निकल करके आ गई वो हमारा हुआ जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। बस बाउंड्री के अंदर, इस बाउंड्री के जस्ट बाहर हो रहा होगा ना, वो आपका जीडीपी का हिस्सा नहीं हो सकता, ठीक है। किसकी बात की हम लोगों ने, जीडीपी की। अच्छा, अब ये समझ लो कि जीडीपी अगर हमारे देश की अपनी बात करते हैं, भारत देश की, तो भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जर्मनी के रह रहे हैं, जो बांग्लादेश के रह रहे हैं, जो अमेरिका से आए हुए हैं, और अमेरिका, इन सारे देशों से आने के बाद से भारत में रहते हुए ही उन्होंने भारत में कुछ बनाया। जैसे मान लीजिए एंजेला जोली है, अब एंजेलिना जोली अमेरिका से यहां पर आई और यहां पर उसने कोई मूवी बनाई, तो क्योंकि वो मूवी भारत की सीमाओं के अंदर बनी इसलिए वो जीडीपी में जोड़ी जाएगी, ठीक। लेकिन आप ये सोच लिए कि एंजेलिना जोली इंडियन तो है नहीं, तो उसके द्वारा किया गया काम वास्तव में एक अमेरिकन के लिए वैल्यू बढ़ा रहा है, ना कि इंडियन के लिए। तो जब हम लोग राष्ट्रीयता की बात करते हैं, राष्ट्रीय की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कहां कहां के लोगों ने कौन कौन सा काम किया। अब इसमें जीडीपी जो आपकी थी, जीडीपी में हम लोग क्या कर देते हैं, जो काम भारतीयों ने, अब बहुत सारे भारतीय भी ऐसे हैं जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, कतार में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, फिर अफ्रीका में भी रहते हैं, यूरोप में भी रहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी रहते हैं, चाइना में भी रहते हैं, जापान में भी रहते हैं, सारी जगह पर रह रहे हैं, पूरी दुनिया में है, ठीक। वसुधैव कुटुंबकम है भारतीयों का, सारी जगह पर हमारे लोग पहुंच गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भारत के लोग इतनी सारी जगह पर रह रहे हैं, वहां पर भी ये लोग काम कर रहे हैं, और वो जो काम करने के बाद से वहां पर चीजें कमा रहे हैं, और उसको, तो वो वैल्यू वास्तव में भारतीयों की है। तो क्या करेंगे हम इसमें, जो काम भारतीय लोग कर रहे हैं दुनिया भर में रह करके, ठीक है, भारतीय लोगों ने किया है उसको आपने जोड़ दिया, लेकिन मैं भारत में रहते हुए जो विदेशियों ने किया आपने उसको घटा दिया। सारे विदेशियों का नहीं, जो भारत के अंदर विदेशी हैं, ठीक है। तो विदेशियों का जो आप भारत के अंदर रहते हुए, इसी में कुछ डॉट्स ऐसे मान लीजिए कि ये जो ब्लैक कलर की डॉट्स हैं, ये मान लीजिए विदेशी लोग काम कर रहे हैं, और जो ब्लू कलर की डॉट्स हैं वो इंडियंस काम कर रहे हैं। तो इन ब्लैक डॉट्स को आप हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि तो विदेशियों ने किया, तो वो हमारा उत्पादन नहीं हुआ, राष्ट्र के लोगों का नहीं हुआ ना, बाहर के लोगों का हुआ, तो उसको आपने हटा दिया। और भारत के लोग जो बाहर बाहर कर रहे थे पूरे दुनिया में, अब देश के बाहर मान लीजिए, भारत के में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बना नहीं पाऊंगा अच्छा, इसलिए आप थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। अब ऐसा ऐसा करके मान लीजिए भारत के लोग दूर दूर बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में, ये मान लीजिए पूरा बोर्ड जो है वो पूरी दुनिया दिखा रहा है। तो ये जो ब्लू कलर की डॉट्स हैं ये क्या है, ये वो भारतीय हैं जो अलग अलग जगह रह करके कुछ काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन ब्लैक डॉट्स को निकाल देंगे, ये वो ब्लैक डॉट्स हैं जो विदेशी हैं, इनको निकाल दिया, और ये जो ब्लू डॉट्स हैं इनको भी हमने जोड़ दिया, तब हमारा क्या मिलेगा, तब हमारा मिलेगा जीएनपी। नाम से बिल्कुल क्लियर है,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो उस देश के लोगों ने किया। तो अपने देश में अपने देश के लोगों ने जितना किया और बाहर के लोग, बाहर अपने देश के लोगों ने जितना किया, उसको जोड़ लो। लेकिन अपने देश में हम लोग सिर्फ अपने देश का तो जोड़ नहीं रहे थे जब जीडीपी निकाल रहे थे। जीडीपी निकालने में तो अपने देश की सीमा के अंदर का देख रहे थे, और सीमा में तो विदेशी भी हो सकते हैं। तो विदेशियों का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन था उसको निकाल दिया, पूरे दुनिया में भारतीयों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया? जीएनपी। अब गलत क्या दे रखा है हमारी किताब में? हमारी किताब में दे रखा है कि भाई कोई भी देश है, मान लीजिए फिर से एक देश का मैप बना दिया, ठीक, मैं मैप अच्छा नहीं बना पाता हूं, इसलिए ऐसे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, बाकी आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा अगर कोई दिक्कत लगेगी तो अब इसमें हम लोगों ने मान लीजिए जीडीपी कैलकुलेट कर ली, अच्छा कोई बात नहीं। अब यही देश है और मान लीजिए दुनिया भर के, जो पूरी दुनिया है मान लीजिए वो ऐसी है। अब इस देश से कुछ सामान ऐसा जो बाहर भेजा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्यात। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, ठीक, ये भी आपको पता है। अच्छा, और ऐसे ही पूरी दुनिया से अपने इस देश में कुछ सामान आ भी रहा है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं आयात। आया मतलब आयात, हिंदी में तो याद करना भी आसान है, इंपोर्ट्स। अच्छा, अब अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने देश में चीजें बना रहे हो, बना करके बाहर बेच रहे हो, बाहर लोग खरीद रहे हैं, तो आपको वहां से पैसा मिलेगा, तो बाहर से पैसा आएगा। निर्यात आप कर रहे हो तो बाहर से आप सामान खरीद रहे हो, तो आप पैसा बाहर भेजोगे, तो पैसा अगर आपके देश में ज्यादा आ रहा है, यानी तब कब ज्यादा आएगा? जब जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक। तो जब एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू? एक्सपोर्ट्स की, निर्यात की, तो हम लोग क्या बोल देते हैं? तो हम लोग बोल देते हैं कि एक्सपोर्ट ज्यादा है, किससे? इंपोर्ट से। अच्छा, एक्सपोर्ट ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि पैसा आया, क्योंकि आपने सामान बेचा तो आपको पैसा आया, तो यहां पर पैसा आ गया, इंपोर्ट में पैसा गया, लेकिन ज्यादा पैसा आया कम पैसा गया, ठीक। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा आ गया इसलिए पॉजिटिव हो गया। ट्रेड ऑफ बैलेंस, क्या बोलते हैं? ट्रेड ऑफ बैलेंस। अच्छा, अगर इंपोर्ट ज्यादा हो जाए, ठीक, तो हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं नेगेटिव ट्रेड ऑफ बैलेंस, ठीक, ट्रेड ऑफ बैलेंस। अच्छा, अब ट्रेड ऑफ बैलेंस बहुत ही कॉमन इंग्लिश टर्म है, इसको आप अभी के लिए समझ लीजिए कॉन्सेप्चुअल लेवल पर। अच्छा, अब ट्रेड ऑफ बैलेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यापार संतुलन। क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। तो धनात्मक व्यापार संतुलन तब होगा जब आपका निर्यात ज्यादा होगा। निर्यात ज्यादा है तो आपको पैसे मिल गए। अब भारत है, तो भारत में निर्यात संतुलन नकारात्मक ही रहता है, हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, हमारा ऑयल्स बहुत आते हैं हमारे यहाँ पर, ऑयल कच्चा तेल बहुत आता है, फिर हम लोग रिफाइन करके वापस भेजते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन भारत में ओवरऑल कई सालों से बना हुआ है क्या? हम लोग का व्यापार संतुलन नकारात्मक रहता है, हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, बाहर कम चीजें बेच पाते हैं। अच्छा, चीन है, जर्मनी है, ये ऐसे देश है जिनका एक्सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है, इंपोर्ट उतना नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है? अब ये चीज होती है व्यापार संतुलन की। इन्होंने क्या बोला है, किताब में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका जीडीपी निकाला और जीडीपी में आपने ट्रेड ऑफ बैलेंस आप जोड़ दो तो आपको जीएनपी मिल जाएगा, जो गलत है। कैसे जोड़ मिलता है? इसको जो आपने भारतीयों का ऐड किया और विदेशियों का घटा दिया, इसी को हम लोग एक टर्म बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बोलते हैं क्या? NFIA। आराम से, डरना बिल्कुल नहीं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड समझते हैं? बाहर, विदेश। तो बाहर से कुल जो आपके फैक्टर यानी कि जो भी कारक हैं, कारक कौन है? आपके राष्ट्र के लोग ही हैं, तो उनकी जो नेट इनकम आई, नेट कौन सी आ गई? भारतीयों की आपने जोड़ ली दुनिया भर के और यहां से विदेशियों को घटा दी, उसी को हम लोग बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो आप जब जीडीपी में क्या करोगे? जीडीपी में जब आप NFIA ऐड करोगे तो आपको मिलेगा जीएनपी। और आपकी किताब में क्या दे रखा है? आपकी किताब में दे रखा है कि आपने जीडीपी में बैलेंस ऑफ ट्रेड ऐड किया। क्या ऐड किया? बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इसको मिलाकर के आपका क्या आ गया? जीएनपी। ये गलत है, ये गलत दे रखा है, ठीक। अच्छा, अभी क्यों समझाया मैंने? इसलिए समझाया कि अब जो जीएनपी आया, जीएनपी का मतलब क्या हुआ कि भारत का अगर जीएनपी की बात करेंगे तो भारतीयों की स्थिति कैसी है, भारतीय आर्थिक स्तर पर कैसा काम कर पा रहे हैं, ठीक। और जीडीपी का हो जाएगा तो भारत की सीमा के अंदर कैसा काम हो रहा है। अब जब हम लोग आर्थिक गतिविधियों की बात करेंगे तो भारतीयों से हमें ज्यादा मतलब है, ठीक। भारतीयों से ज्यादा मतलब का मतलब क्या हुआ कि जो भारतीय भारत में इस तरह की गतिविधियों में लगे हुए हैं जिससे भारत के जीएनपी पर फर्क पड़ रहा है, जीडीपी पे नहीं, जीएनपी पर, वो सारी आर्थिक गतिविधियां हैं, एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाता है। और उसमें जितने लोग भी काम कर रहे हैं वो सारे के सारे वर्कर्स हैं, वो सारे के सारे श्रमिक हैं।